प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों में कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 2 के अध्याय 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल करेंगे। 1000 वर्ष कब से कब तक, तो 700 से लेकर आपके 1750 वर्ष तक का अध्ययन हम इस पुस्तक में करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नज़र डालिए। तो आइए हम नज़र डाल लेते हैं। ये आपका मानचित्र 1 है जो कि आपके अरब के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने इस मानचित्र को बनाया था। और आपका ये दूसरा मानचित्र है जो कि कब बनाया गया, 1720 में बनाया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया, तो फ्रांसीसी मानचित्रकार गिलाम द लिस्ले के द्वारा आपका मानचित्र 2 बनाया गया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो मानचित्र एक अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने कब बनाया था, 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ये जो मानचित्र 1 है आपका, ये भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शा रहा है। अब ये लग रहा है कहीं से कि ये भारत का मानचित्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या बना, 1154 में बना, और तब सैटेलाइट्स वगैरह तो थी नहीं, तो लोगों से सुनने आवागमन के माध्यम से और समुद्र मार्ग से ये नहीं आता। ये मानचित्र जो है उल्टा है। इसमें आपका जो श्रीलंका है यहाँ नीचे ना होकर ऊपर कहीं पे है। ठीक है, और आपका ये जो दक्षिण भारत है वो नीचे नहीं ऊपर है, तो उल्टा मानचित्र। ठीक है, इसलिए इतना डिफरेंट दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1154 में इतने पुराने समय का बनाया हुआ मानचित्र है। ठीक है, और मानचित्र जो है आपके फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं। ठीक है, एक ही इलाके के मतलब हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के ही हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, उल्टा है। ठीक है, और जगहों के नाम कैसे हैं, किस भाषा में लिखे हैं, तो जगहों के नाम जो है आपके अरबी भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, और उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। ठीक है, कन्नौज किसकी जगह थी, राजधानी थी आपके हर्षवर्धन की, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्षों के बाद बनाया गया। बिल्कुल सही, वो बना था 1154 में मानचित्र 1, और इसको कब बनाया गया, 1720 में बनाया गया दूसरे मानचित्र को। ठीक है, इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। कौन सा, ये वाला नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगता है। ऐसा ही तो हमारा आज का है। इसमें श्रीलंका बिल्कुल सही जगह है, दक्षिण भारत अपना यहाँ है। ठीक है, आपकी ये बंगाल की खाड़ी है, ये सभी कुछ। ये देखिए पुराने समय में इसे क्या कहा जाता था, इंडस कहा जाता था। कक्षा 6 के अध्याय 1 में मैंने आपको बताया था। अब देखिए इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। किस कालावधि में, 600 वर्ष की कालावधि में। मतलब कि मानचित्र 1 जब बना, उसके बाद जब मानचित्र 2 बचा, इन दोनों के बीच का जो टाइम था उसमें क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है बदल गई थी। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के तरीके बारीक ब्यौरे देकर आश्चर्य होता है। ठीक है, आपकी जो मानचित्र दूसरा है, इसमें देखिए तटीय की कितनी छोटी छोटी आपको जगहों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन ब्यौरों को देख के क्या होता है, आश्चर्य होता है। क्यों आश्चर्य होता है, कि यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। आश्चर्य इसलिए होता है कि इतनी डिटेल्ड उन्हें कैसे पता है। आइए अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। तो हमारा अगला पैराग्राफ है, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। आपको पता है कि दूसरा मानचित्र जो है 600 वर्ष बाद बनाया गया था, तो 600 वर्षों में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। मानचित्र बनाने का तरीका, उसमें विभिन्न बदलाव आ गए। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि जैसे एक कोई शब्द यूज किया जा रहा है तो बाद में उस शब्द का अलग मतलब होता है और उस समय कुछ अलग मतलब था। आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे नई और पुरानी शब्दावली। शब्दावली तो आप जानते ही हैं। ठीक है, शब्द का भंडार आपका। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, ठीक है, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, जब किसी एक शब्द का अर्थ ही बदल जाता है समय के साथ, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता होगा। तो आइए पढ़ते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। ठीक है, समय जैसे जैसे बीता गया, गुजरता गया, और भाषा भी बदलती गई। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है तो फारसी, लेकिन मध्य युग की और आधुनिक फारसी में अंतर है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। अब उदाहरण के लिए, अब शब्दों के अर्थ कैसे बदलते हैं, तो आपके लिए एक उदाहरण है
कि हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। हिंदुस्तान बोला जाता है तो हम ये समझते हैं कि भारत की बात हो रही है। लेकिन 13वीं सदी में क्या था? 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। आपका इस दक्षिण भारत और पूर्वी भारत इससे कोई मतलब नहीं था, केवल आपका पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित जो इलाके थे उनसे बस मतलब होता था किसका? हिंदुस्तान शब्द का। ठीक है, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ठीक है, सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। ठीक है, सल्तनत का जैसे जैसे विस्तार होता गया और हिंदुस्तान शब्द का मतलब भी बदलता गया जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ता गया। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था। ठीक है, अमीर खुसरो ने, इनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। अमीर खुसरो के पास बहुत सारी कला थी, वे कवि भी थे, शायर भी थे, गायक भी थे और संगीतकार भी थे। ये चारों कलाएं उनके पास थी। ठीक है, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक शब्द के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। समय के साथ हिंदुस्तान का क्या है, आपका अर्थ बदला। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो भारतीय ना हो। ठीक है, भारतीय ना हो, विदेश से आया हो। लेकिन क्या होता था मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, क्या कहलाता था? विदेशी कहलाता था। तो देखिए, प्रेजेंट में विदेशी हम किसे कहते हैं? जो भारतीय नहीं, और तब क्या था? तब उसे विदेशी कहा जाता था जो किसी गांव में अगर आ गया, वो अनजाना है और हमारे समाज और संस्कृति से नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या है? विदेशी है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं हम? अब परदेशी कहते हैं। ठीक है, और फारसी में आप क्या कहते हैं? अजनबी कहते हैं। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अगर वे एक ही गांव में रह रहे हैं और अलग अलग धर्म से जुड़े हुए हैं और अलग अलग जाति के हैं, तभी वे एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, MCQ सॉल्व करते समय ये वाला पॉइंट जरूर आएगा। अब देखिए, आपके सामने है इतिहासकार और उनके स्रोत। अब इतिहासकार कैसे जानकारी इकट्ठा करते हैं, क्या स्रोत हैं उनके, तो आइए पढ़ते हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। तो हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी मिली थी उसकी जीवनी हर्षचरित से, जो कि हर्षवर्धन की दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी थी। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली थी? तो आपकी महरौली दिल्ली में जो लौह स्तंभ है उसमें एक अभिलेख खुदा हुआ है। ठीक है, जिसमें से हमें गुप्त वंश के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय के बारे में जानकारी मिली थी। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका पाठ जो है एक तरह से इंट्रो जैसे है पूरी किताब का। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते हैं। तो हमें कहाँ से जानकारी मिल रही है? अभी सिक्कों से, शिलालेखों से और भवन निर्माण की कला से। कब कौन सी कला प्रचलित थी उसके हिसाब से दिमाग लगाते हैं कि कब का होगा, तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अभिलेख और पांडुलिपियाँ आपको मिल रही हैं वैसे भी, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न थीं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। ठीक है, क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि कागज़ का आविष्कार हो गया था। कब? 1900 वर्ष पूर्व हुआ था। 1900 वर्ष पूर्व कहाँ हुआ था? चीन में। किसने की थी? लून नाम के व्यक्ति ने। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे क्या कर दिए? कम कर दिए। ठीक है, कम करने लगे। अभी कागज़ के बारे में दो प्रसंग है, आइए इनको पढ़ लेते हैं। कागज़ के मूल्य के बारे में इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। पहला प्रसंग है, 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसे उसे ज़रूरत नहीं थी और उसने कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब कागज़ की इतनी कमी थी या फिर इतना महंगा था कि वो एक प्रतिलिपि मतलब कॉपी, नकल करना था उसे। ठीक है, एक बुक है उसकी नकल करके दूसरी बुक बनाना था, तो उसके पास कागज़ नहीं था तो उसने पुरानी बुक को धो के कागज़ बना लिया। ठीक है,
मतलब उसको इस्तेमाल करने के लिए। अब दूसरा कथन है, एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर दे देता। मतलब कागज़ की मांग बढ़ गई थी, ठीक है। तो कह रहा आपसे, तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? तो ठीक है, 13वीं शताब्दी में आपका महंगा था, 14वीं शताब्दी में तो क्या हो गया, थोड़ा सस्ता हो गया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कागज़ का आविष्कार 1900 वर्ष पूर्व चीन में लू नाम के व्यक्ति ने किया था। फिर चीन ने 500 वर्षों तक लुका छिपाए रखा, ठीक है, जैसे कि उसकी आदत है। उसके बाद फिर 500 वर्षों के बाद यानी 1400 वर्ष पूर्व ये तकनीक कहाँ पहुंची थी, आपकी कोरिया पहुंची। फिर कोरिया से फिर बगदाद पहुंची और बगदाद से हमारे भारतीय उपमहाद्वीप, फिर भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीका, यूरोप, इन सभी जगह फिर फैल गई। आइए हम चलते हैं अगले पैराग्राफ में। हमारा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत मतलब शासक जो थे उनका जो भी हिस्ट्री था वो सब, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अर्जियाँ क्या हैं, पत्र वगैरह आपके, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में कागज़ का उपयोग किए जाने लगा। अर्जियाँ मतलब जो दुख तकलीफ होती है हम जिन्हें फॉरवर्ड करते हैं। अब देखिए, धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे, ठीक है। धनी व्यक्ति, इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है, ठीक है, पढ़ना बहुत कठिन है। अब देखो अभिलेखागार क्या होता है, तो अभिलेखागार एक ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। ये सब ऐसे रखा जाता है कहाँ, अभिलेखागारों में। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल 20 हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, ठीक है। अब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, ठीक है, तो क्या किया जाता था, नकल करके लिखा जाता था। अगर आपने कभी किसी मित्र के घर कार की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं होता है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता था। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल कर चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों को भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि आपका नकल करते समय आपके वाक्यों, शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अर्थ में भी अंतर आ जाता है, ठीक है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 200 वर्षों बाद यानी 1358 में लिखा था। अब क्या था, इतिहासकारों को पहले वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, ठीक है। कब तक, 1971 तक। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था पहला वाला वृत्तांत, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने ये दो चित्र हैं, ठीक है, इनके बारे में जानकारी हम पढ़ लेते हैं। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तक लिपि बाईं ओर, ठीक है, आपकी बाईं ओर ये कौन सी लिपि है, आपकी नस्तक लिपि है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ते हैं। तो नस्तक लिपि में क्या होता है, वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं और फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला पैराग्राफ है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो आइए शुरू करते हैं। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, ठीक है, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्र मतलब बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। अब सिंचाई रहट ये जानते हैं आप, तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। याद रखिएगा इन 5 चीज़ों को, आगे जरूर पूछा जाएगा। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी।
ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रखा। कब से कब का काल? तो आपके 1700 से लेकर 1750 तक का काल। ठीक है, अध्याय 5, 6 और 7 में हम इनके बारे में और जानेंगे। ठीक है, इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं तक करने लगते थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में क्या हुआ? इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। राजपूत का मतलब क्या होता है? राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, राजा का बेटा। 8वीं से 14वीं सदी के बीच, ठीक है, कब से? 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समय समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। ठीक है, राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेवाओं में सेवारत थे। सामंत किन्हें कहा जाता है? तो आपको मैंने पिछले अध्याय में बताया था, सामंत वे होते हैं जो जरूरत पड़ने पर शासकों को अपनी सेना की सहायता देते थे और सामंत लोग अपनी सेना बनाकर रखा करते थे। ठीक है, और फिर इनका जीवन कैसे चलता था? जब ये शासकों को क्या करते थे? अपनी सेना की सहायता देते थे। ठीक है, जब कभी राजा को जरूरत पड़ती तो राजा क्या करता था? सामंतों को जमीन देता था और फिर उसी जमीन से कर वसूल कर ये सामंत लोग अपना जीवन यापन करते थे। और कभी कभी शासक के कमजोर होने पर ये अपना स्वयं का राज भी स्थापित कर लेते थे, ऐसा था। अब देखिए, कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते हैं। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपियों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति। ठीक है, कायस्थ क्या होती है? लिपिकों और मुंशियों की कार्य करने वाली जाति को कायस्थ कहा जाता है। आदि समूहों ने भी उठाया, ठीक है, इनका गुणगान किया। अब देखिए, ये हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। जंगलों को काटा जा रहा था और खेतों का निर्माण किया जाता, नया कृषि क्षेत्र विकसित किए जा रहे थे। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पर्यावास क्या है? तो पर्यावास से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। ठीक है, अब आपको समझ में आया पर्यावास, जीवन शैली उनकी। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों की ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। स्थानीय जो मालिक होता था उस मालिक वर्ग की क्या करनी थी? बेगार करनी पड़ती थी। बेगार का क्या मतलब होता है? तो बिना पैसे लिए काम करने पड़ते थे, फ्री में। ठीक है, परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर इन्हें समाज में ऊंचा या नीचे का दर्जा दिया जाने लगा। जैसा आप काम कर रहे हैं वैसे दर्जा दिया जाने लगा, लेकिन ये दर्जे स्थायी नहीं थे। ये अच्छी बात थी। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और साधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। ये नहीं कि जो जाति है तो उस हिसाब से दर्जा, कि आपके पास कितना आपका प्रभाव, कितने संसाधन है, कितनी आपके पास सत्ता है, भूमि है, इन सब के आधार पर ऊंच नीच का व्यवहार किया जाता था। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। देख लीजिए, चाहे जाति कोई भी हो, किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है या फिर किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता है। मतलब किसी क्षेत्र में ऊंचा दर्जा हो सकता है, किसी क्षेत्र में नीचा दर्जा हो सकता है। ऊंचा कहाँ होगा? जहाँ उसके पास ज़्यादा पकड़ होगी, ज़्यादा सत्ता होगी, ज़्यादा उसका प्रभाव होगा, उसके पास ज़्यादा संसाधन होंगे, वहाँ ऊंचा दर्जा मिलेगा। जहाँ ये सब की कमी होगी उसके पास, वहाँ उसे नीचा दर्जा मिलेगा। ठीक है, आइए अब हम इसे पढ़ते हैं। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थीं। इस नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, जाति पंचायत। ये क्या करते थे कि संस्कृतियों का पालन करवाते थे, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। ठीक है, गांव में मुखिया का ही शासन होता है। ये सब मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होते थे। ठीक है, ये राज्य की एक छोटी सी इकाई ही होते थे, लेकिन सब कुछ जरूरी होता है। अब देखिए,
क्षेत्र और साम्राज्य। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्र और साम्राज्य। साम्राज्य हम कब कहा जाता है, देखिए राज्य हम कहते हैं, राज्य तो होता है, लेकिन साम्राज्य कब कहा जाता है, जब किसी राज्य में एक बहुत सारे नगर जुड़ जाते हैं, ठीक है, तब उसे साम्राज्य कहा जाता है। जैसे समुद्रगुप्त का साम्राज्य हमने पढ़ा था कक्षा 6 में। अब देखिए चोलों के बारे में हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे, मुगल शासकों के बारे में हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे। जैसे अब इन चोल, तुगलक, मुगलों, इन जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे, इसलिए इनके राज्यों को साम्राज्य कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति क्या होती है, प्रशस्ति मतलब होता है कमेंडेशन या प्रशंसा, इंटो टाइप से होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए, अब ये प्रशस्ति का उदाहरण चाहिए तो अध्याय 2 में हम इनकी प्रशस्ति एक पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, किसे, गयासुद्दीन बलबल को, जो पूर्व में बंगाल गौड़, ठीक है, गौड़ कहा जाता है बंगाल को, ठीक है, गौड़ी वहाँ भाषा एक होती थी जिसकी वजह से। तो बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी तक फैला हुआ था, किसका राज, गयासुद्दीन बलबन का। और जिसमें अब इसकी प्रशस्ति में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा रियलिटी में नहीं है, जो गयासुद्दीन बलबन की प्रशस्ति मिलती है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि बंगाल से लेकर आपके अफगानिस्तान की गजन तक फैला हुआ है, ठीक है, इनका साम्राज्य, किसका, गयासुद्दीन बलबन का। और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता है, दक्षिण भारत भी आ जाता है आपका। ये देखिए इतना बड़ा भारत है, तो आपका यहाँ बंगाल से शुरू है, यहाँ अफगानिस्तान तक भी पहुँच गया, और इसके साथ साथ दक्षिण भारत भी पूरे में राज्य कर लिया। तो देखिए आप इतिहासकारों का क्या मत है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे क्या कर देते थे, उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे, यानी डर कर दूर हो जाते थे, उसके रास्ते से हट जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, मतलब इनको सही, पूरी तरह से सही नहीं मानते। अब ये कैसे है, बिल्कुल आपका यहाँ से बंगाल से आप शुरू हो गए हो, ठीक है, बंगाल से शुरू हो पूरा यहाँ सब कुछ, बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हैं, इतिहासकार क्या मांगते हैं, बिल्कुल सही नहीं मानते। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं, ज़्यादा अपने प्रशस्ति क्यों करवाते हैं। अब देखिए भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, ठीक है, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दौर समुद्री का देखिए इसका दौर समुद्री क्यों नाम है, क्योंकि कर्नाटक में है, यहाँ से समुद्र के बाद फिर ये राज्य आता है। तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महाबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में। देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये आपको यहाँ पे था कि ये देखिए जो बंगाल लिखा था, बंगाल के पास आपका गौड़ क्यों लिखा था, क्योंकि ये भाषा है, ठीक है, गौड़ी कहाँ बोली जाती थी, आपके बंगाल में बोली जाती थी, ठीक है। अब अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी कहाँ बोलती है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हिंदवी। अब अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, इन भाषा के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र में की भाषा नहीं है। यह भाषा किसकी है, ब्राह्मणों की है, जिन्हें केवल ब्राह्मण ही जानते हैं, आम जनता तो बिल्कुल भी नहीं जानती है। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए, और एक सूची उन भाषाओं के नाम की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए, और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींचिए। तो ये आप देख सकते हैं इतनी सारी भाषाएं, आपको सूची बनाने में इंटरेस्टेड है तो आप बनाइए और करिए, पॉज करके आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी, आपस में ही लड़ते रहते, जैसे आपके पल्लव और चालुक, और फिर दूसरे ने अटैक किया उनके ऊपर और वो दोनों क्या हो गए, ध्वस्त हो गए। कभी कभी चोल, खलजी, आपके तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले, इन सब के बारे में हम अध्याय 3 और 4 में जब पढ़ेंगे तब इन तालिकाओं की हम तुलना करेंगे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन की ढलान पर था, ठीक है, मुगल वंश पतन की ढलान पर था। कब, 18वीं सदी में। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे इनके बारे में, क्षेत्रीय राज्यों के बारे में जो मुगल शासकों के बाद उभरने लगे थे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की क्या हुई थी, बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी, ठीक है।
इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। कुछ परंपराएं एक जैसी हैं, कुछ अलग अलग हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। ठीक है, इतना बड़ा साम्राज्य था तो ये सब साथ में ही ऐसा परिवर्तन आ रहा था, ये नहीं था कि अलग अलग पनप रही हैं। ठीक है, हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव उन पर पड़ा था। अब देखिए पुराने और नए धर्म हम पढ़ेंगे। अगला पैराग्राफ है हमारा पुराने और नए धर्म। अब पुराने धर्म जो चले आ रहे थे, अब नए धर्म कौन कौन से आए थे, तो आइए देखते हैं। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्ति के स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। ठीक है, आस्था का स्वरूप कैसा होता था, सामूहिक, मतलब किसी एक ग्रुप तक लिमिटेड थी। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में परिवर्तन आता गया। ठीक है, आज हम हिंदू जिसे धर्म कहते हैं, ठीक है, हम हिंदू धर्म है हमारा, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। किस युग में, 700 से लेके आपके 1750, इन समय के बीच में महत्वपूर्ण बदलाव आया हिंदू धर्म में। क्या बदलाव आया, कुछ नए देवी देवताओं की पूजा और राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाजों में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि ये सब परिवर्तन आए। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षण थे। ठीक है, संरक्षक कौन थे, किसके संरक्षक, ब्राह्मणों। संरक्षण किसे कहा जाता है, जो ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था, ये सब मतलब जो भी आवश्यकता है मूलभूत, वो सब अगर कोई कर रहा है, सुरक्षा से लेकर खाने पीने तक, तो वो क्या कहलाता था, आपका संरक्षक कहलाता है। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। अब हम किसी को सपोर्ट करेंगे तो वो हमारा मान सम्मान करेगा। ठीक है, अब देखिए संरक्षक का शाब्दिक अर्थ भी दिया हुआ है कि कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान जैसे आपके ब्राह्मण, अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे के कहलाता है, आपका वो संरक्षक कहलाता है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर। अब इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के एक विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकें। विशद कर्मकांड क्या कहलाता है आपका, तो एक बड़ा कर्मकांड जो पूजा पाठ करते हैं ये सब। ठीक है, यज्ञ। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। अब ये पार्ट जैसा कि आपको पूरा इंट्रो है कि पूरी किताब में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, वही चल रहा है, ध्यान से सुनते जाइएगा। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह ही की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ठीक है, किसे स्वीकार करते हैं मुसलमान लोग, ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। ठीक है, कुरान शरीफ जो है सबको प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को, जो कि इस पर आस्था रखता है, उसको अपने गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, चाहे वो ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, गरीब हो, चाहे नीच हो, कुछ भी हो, अगर वो प्रेम, करुणा और उदारता है कुरान शरीफ के प्रति, तो उसे गले लगाते हैं वो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह की व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे। ठीक है, शिया मुसलमानों के बारे में आपने सुना होगा। तो शिया मुसलमान कौन थे, जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। ठीक है, शिया मुसलमान कौन है, जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी थे। सुन्नी कौन थे, सुन्नी मुसलमानों के बारे में भी आपने सुना होगा। तो सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। सुन्नी मुसलमान कौन थे, जो खलीफा होते थे उनके प्रभुत्व को, उनके दबदबे को क्या करते, स्वीकार करते थे। ठीक है, इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लाही न्याय सिद्धांत। ठीक है, इस्लाही न्याय सिद्धांत में इस्लामी कौन सा न्याय था, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं। ठीक है, ये सिद्धांतों का नाम है आपका हनफी और शफी सिद्धांत। तो इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कुल मिलाकर आपके 700 से लेकर 1750 इन 1000 वर्षों के दौरान बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिनके बारे में हम इस किताब में पढ़ेंगे। अब देखिए अगला पैराग्राफ है हमारा,
समय और इतिहास की कालखंडों पर विचार। ठीक है, अब समय इतिहास कैसा, ये सब हम आगे फिर से पढ़ते हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। तो फिर कैसे देखते हैं? उनका नजरिया ऐसा है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, अलग अलग युगों और कालों में बांट देने से समय का अध्ययन क्या है, आसान हो जाता है। वो घंटों, दिन या वर्षों के रूप में नहीं देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कैसे बांटा था? 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कैसे बांटा था उसने? हिंदू, शुरू में हिंदू, फिर मुस्लिमों का शासन, फिर ब्रिटिश, ऐसे करके उन्होंने बांट दिया था। लेकिन यह विभाजन इस विचारधारा पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही मात्र एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, आपका क्या किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांट दिया। ये किसका है? धर्म के नाम पे, जो स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, हमारे इतिहासकार के द्वारा कहीं से भी नहीं माना गया। अब देखिए, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। केवल क्या सब इनका था कि धर्म ही एकमात्र इन्होंने विभाजन का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन बनाया था। ठीक है, इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा भी हो जाती थी। कि इस दृष्टिकोण में ये जो ब्रिटिशों ने किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है, अंग्रेजों ने, इससे क्या होता था, हमारा जो और भी हैं, ठीक है, हमारी जो उपमहाद्वीप की, हमारे भारत की अपार विविधता है। विविधता कैसे? कश्मीर में बर्फ़ है, नीचे यहाँ कुछ और है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, इस सब की विविधता की उपेक्षा हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको स्वीकार करना सही नहीं होगा। तो इस काल का विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन राजाओं, प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था। ठीक है, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे उसे क्या कहा जाएगा? मध्यकालीन इतिहास। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्य के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासी और वनवासियों की कीमती पत्थर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी इस किताब में। ठीक है, भारत के इतिहास की यह 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। ठीक है, आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न था। बिल्कुल अलग अलग शताब्दी है तो अंतर तो होगा। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं में से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। मध्यकाल की तुलना किससे की जाती है? याद रखिए, मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। ठीक है, औद्योगिक उन्नति, ठीक है, भौतिक उन्नति, भौतिक, फिजिकल, और बौद्धिक यानी दिमागी। इससे आशय है यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है? मतलब कि जो है उनके पास उसी में संतोष कर लेते हैं, मतलब नया विकास नहीं चाहते हैं। ठीक है, जैसे घर में होता है ना कि ये चीज़ यहाँ पे तो यहीं पे रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। ठीक है, ऐसा है रूढ़िवादी, मतलब आगे बढ़ने की सोच ही नहीं है, हम जितने हैं उतने में स्थिर रहने की सोच रहे हैं। वो गलत बात है, ये रूढ़िवादी विचारधारा कहलाती है। अब रूढ़िवाद मध्यकाल में कोई परिवर्तन नहीं हो क्योंकि रूढ़िवादी विचारधारा थी, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था। अब थोड़ी बहुत परिवर्तन हुआ रहा होगा, कुछ लोग समझदार रहे होंगे। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। बिल्कुल करेंगे, हम अगले अध्याय में जब पढ़ेंगे। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, पहले कैसा चलता था, अब कैसा शासन हो रहा है, इन सब के बारे में हम तुलना करेंगे जब हम अध्याय को पढ़ेंगे, तुगलकों मुगलों के शासन के बारे में, अध्याय 2, 3, 4 में। और आज हमने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखे हैं कि और भी क्या कुछ बदलता है या वैसा ही रहा है। आसपास की दुनिया को भी देखेंगे कि कुछ बदला है कि वैसा है। अब देखिए, आपके लिए क्वेश्चन है, हम कक्षा 6 में क्या होता था, आओ याद करें। ठीक है, अब इसमें क्या है, फिर से याद करें। तो फिर से याद करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि अतीत में विदेशी किसे माना गया है? तो हमने अभी यही अध्याय में पढ़ा कि मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और उनकी संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते थे? हिंदी में परदेशी कहा जाता था और आपके फारसी में
आपके फ़ारसी में कहा जाता था अजनबी कहा जाता था, ठीक है। और जबकि एक चीज़ और एडिशनल जानकारी ले लीजिए, अगर उन्हीं के गांव में जिन्हें वो पहचानते तो अलग धर्म या अलग जाति के हैं तो वो विदेशी उनके लिए नहीं कहलाता था, केवल वही कहलाता था जो कि बाहर से आया हुआ था, जिसके लिए जो व्यक्ति उनके लिए अनजान होता था उसे वो विदेशी कह देते थे। और आज क्या होता है, आज विदेशी का मतलब क्या है, आज विदेशी का मतलब है कि जो भारतीय नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि सन 700 के बाद की काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, ठीक है, सही है आपका। दूसरा है इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, बिल्कुल सही। तीसरा है कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी निवासी अपने जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे, बिल्कुल सही। अब आपका चौथा कथन क्या है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था, बिल्कुल गलत। आपको पता है गौड़, गौड़ मतलब बंगाल, ठीक है, इसकी क्या है, गौड़ से लेकर अफगानिस्तान की गजनी तक इसका शासक के बारे में वर्णन उसकी प्रशस्ति में मिला है। इसकी प्रशस्ति हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो आपका क्या है, आपका 1 2 3 सही है, चौथा कथन आपका गलत है, ठीक है। आइए हम चलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने में। तो पहला अभिलेखागारों में खाली स्थान रखे जाते हैं, तो अभिलेखागारों में आपके दस्तावेज रखे जाते हैं, ठीक है। खाए आपका दूसरा क्या बोल रहा है, आपका दूसरा बोल रहा है कि 14वीं सदी का इतिहासकार था। 14वीं सदी का इतिहासकार कौन था, आपका था 14वीं सदी का इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। कौन था, जियाउद्दीन बर्नी। तीसरा क्या है, खालिस्तान 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 और खालिस्तान इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। तो आपको मैंने बताया था अध्याय पढ़ते समय कि इन 5 फसलों को याद रखिएगा। वो फसलें कौन कौन सी थी, तो वे फसलें थी आपकी आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें, ठीक है। तो ये सब तालिका आप खुद ही बना लीजिए। और वैसे क्या परिवर्तन आया था, तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूं कि 700 से लेके आपके 1750, ठीक है, 700 लेके 1750, इन हजारों वर्षों के दौरान अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जैसे सिंचाई में रहट, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रहट क्या है, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, आग्नेयास्त्रों मतलब बारूद, ठीक है, इनका प्रयोग शुरू हो गया था। यही सब बदलाव तो आए थे। अब आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है, आपका पांचवा क्वेश्चन है इस काल के दौरान यानी 700 से लेकर 1750 के दौरान कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दे। तो क्या क्या परिवर्तन आए, तो आपको हजारों वर्षों में क्या हुआ, कई बड़े धार्मिक परिवर्तन आए। लोगों में दैविक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर हिंदू धर्म में नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व भी बढ़ गया, जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे, ठीक है। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ और जो कि कर्मकांडों के आलोचक थे। इस काल में 1000 वर्ष में आपकी 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव मतलब उद्गम हुआ, ये बने कब, इस्लाम आपका आया 16वीं शताब्दी में, ठीक है, सदी में। और ईसाई धर्म कब आया, 7वीं सदी में आपका इस्लाम आया। कब, 7वीं सदी में इस्लाम आया और 16वीं सदी में आपका ईसाई धर्म आया, ठीक है, ये याद रखिएगा। 7वीं सदी में आपका इस्लाम था और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching.